आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी के आगे गिरकर प्रत्याशी के वोट मांगने की भी है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर बीएसपी प्रत्याशी ने डांसर सपना चौधरी के पैरों के आगे गिरकर वोट मांगे। दरअसल बीएसपी उम्मीदवार एबरन गुर्जर ने डांस कर रही सपना के पास मंच पर ही अपना सिर रख दिया। फिर उन्होंने लोगों और सपना से जीत का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान कुछ पल के लिए सपना थोड़ी हैरान रह गई, लेकिन फिर उन्होंने लोगों के सामने खूब डांस किया। शिवपुरी की सीट पर भी शुक्रवार को ही वोटिंग हुई, लेकिन पिछले दिनों सपना वहां चुनाव प्रचार में पहुंची थी तो ऐसा नजारा देखने को मिला था। अब इसी मामले से जुड़ा ये वीडियो वायरल हो गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में 3.5 फीट के समीउल्लाह खान वोटरों के लिए प्रेरणा बन गए। दरअसल उन्होंने भी मतदान किया। विधानसभा चुनाव में वोटरों के बीच काफी उत्साह देखने को मिला। इसी दौरान वहां 56 साल के समीउल्लाह खान भी वोट करने पहुंचे। वो अपने इलेक्ट्रिक रिक्शे में वहां आए थे। इस दौरान उन्होंने बाकी लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी लोग मतदान करें, ये हमारा अधिकार है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में भी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। वहां एक 110 साल की बुजुर्ग महिला ने भी मतदान किया। इसके लिए बाकायदा वो खुद बाजार पारा मतदान केंद्र पहुंची और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बुजुर्ग का हौसला देखने लायक था। वो न तो ठीक से खड़ी हो पा रही थी और न ही चल पा रही थी, फिर भी उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। उत्तराखंड में शनिवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। इसके लिए वहां तैयारियां लगभग पूरी कर ली गईं। गेंदे के फूलों से बद्रीनाथ मंदिर को सजाने का काम जारी है। बद्रीनाथ के कपाट दोपहर 3:33 पर बंद होंगे। इसके लिए बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। वहां खड़ी होने की भी जगह नहीं मिल रही। 2 दिन पहले ही केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए थे। अब 6 महीने यानी शीतकाल के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। दिल्ली की हवा दिवाली के बाद से ही जानलेवा बनी हुई है। दिल्ली की हवा में स्मॉग इतना ज्यादा है कि स्वस्थ इंसान का भी दम घुट रहा है। सरकारें और सियासी पार्टियां इसे लेकर कुछ करने से ज्यादा करता दिखते रहने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। ऐसे में आपको खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 5वें दिन सीवियर यानी खतरनाक बना हुआ है। शुक्रवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के करीब दर्ज किया गया, जो सेहत के लिहाज से अत्यंत खतरनाक है। इस तरह का सीवियर AQI लेवल आपके लंग्स को डैमेज कर रहा है। इतना ही नहीं, इससे आपके दिल की सेहत पर भी खराब असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि दिल और फेफड़ों के अलावा दिल्ली का खतरनाक स्मॉग आपकी मानसिक सेहत को भी बिगाड़ सकता है। पिछले कुछ वर्षों के अनुभव बताते हैं कि सरकारें प्रदूषण के मामले में या तो जुबानी जमा खर्च कर रही हैं या एक दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ रही हैं। ऐसे प्रदूषित सियासी माहौल में आपको अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना होगा। इसके लिए आपको क्या क्या एहतियाती कदम उठाने चाहिए, इसे लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है। आप जानते हैं कि दिवाली के अगले दिन यानी 13 नवंबर को दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया था। देश की राजधानी के कुछ इलाकों में AQI 900 के इंतहाई खतरनाक लेवल को भी पार कर गया था। तब बीजेपी ने पंजाब में पराली जलाने का हवाला देकर आम आदमी पार्टी को प्रदूषण का विलेन साबित करने की कोशिश की। तो वहीं दिल्ली सरकार ने इसके लिए दिवाली की आतिशबाजी को कसूरवार ठहराया और बीजेपी पर आतिशबाजी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। लेकिन दिवाली के 5 दिन बाद भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल जानलेवा बना हुआ है। शुक्रवार 17 नवंबर को सुबह 5 बजे आनंद विहार इलाके में AQI 447 दर्ज किया गया।
वहीं आरकेपुरम इलाके में AQI 465, IGI एयरपोर्ट पर AQI 467 और द्वारका इलाके में AQI 490 दर्ज किया गया। कहने की जरूरत नहीं कि सरकारें और सियासी पार्टियां एक दूसरे को कसूरवार ठहराकर अपना पल्ला झाड़ने से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही हैं। हाँ, बैठकों का दौर चलाकर खुद को एक्टिव दिखाने की रस्म अदायगी जरूर की जा रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार एक्शन में नहीं आएगी हालात नहीं सुधरेंगे। दिल्ली के अंदर तो अभी हमने कोशिश जो की है उसको और ग्रैप के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कल हमने स्पेशल टीम बनाई है और हमारी कोशिश है कि चाहे कंस्ट्रक्शन को लेकर के गाड़ियों को लेकर के जो पोल्यूशन है उसको कैसे और नियंत्रित किया जाए, इसके लिए टीमें अब ग्राउंड पे और सक्रियता के साथ काम करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है वो केवल दिल्ली की सक्रियता से नहीं हो सकती है। साफ है कि दिल्ली सरकार टास्क फोर्स और ऑड इवन के झुंझुने से ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रही है। उधर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी यानी DPCC ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से कहा है कि दिल्ली की हवा साफ करने के लिए कम से कम 47,000 से ज्यादा स्मॉग टावर्स की जरूरत है। एक स्मॉग टावर बनाने में 25 करोड़ रुपए का खर्च आता है। स्मॉग टावर की क्षमता और दिल्ली के क्षेत्रफल को देखते हुए यहाँ कुल 47,229 स्मॉग टावर की जरूरत पड़ेगी, जिसकी कुल लागत आएगी 11,80,725 करोड़ रुपए, जबकि दिल्ली का कुल बजट 78,800 करोड़ का है। जाहिर है स्मॉग टावर की चर्चा दिल को बहलाने के ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे भी एक स्मॉग टावर का मंथली मेंटेनेंस खर्च करीब 15 लाख रुपए आता है। ऐसे में 47,229 स्मॉग टावर को कैसे मेंटेन किया जाएगा, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। प्रदूषण से लड़ने का दिल्ली सरकार का एक और हथियार है ऑड इवन, जो हकीकत की जमीन पर कारगर साबित नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार ने दूसरे उपाय के तौर पर क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश पर विचार किया है। इस पर एक बार में 13 से 14 करोड़ रुपए का खर्च आता है, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। वैसे कुदरत मेहरबान हो तो राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 नवंबर से तेज हवा चलेगी तो इस जानलेवा प्रदूषण से राहत मिल सकती है। तब तक आपको अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखना है। इसके लिए आप सबसे पहले नियमित व्यायाम और प्राणायाम की आदत डालें। साथ ही हेल्दी डाइट यानी जो आहार एंटीऑक्सीडेंट हो, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर हो, उनका सेवन करें। और हाँ, शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है। इसके लिए रोजाना कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रदूषण का असर पूरे दिल्ली NCR में देखा जा रहा है। NCR में रहने वाले लोगों को सेहत से जुड़ी तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस मुद्दे पर हमने बात की डॉक्टर नीतू जैन से। प्रदूषण जब से बढ़ा है तब से हॉस्पिटल मरीजों का आना जाना बढ़ गया है। रेस्पिरेटरी OPD में स्पेसिफिकली जिन लोगों को अस्थमा है या COPD है या ILD है, वो बार बार एडमिट भी हो रहे हैं, बार बार OPD में भी आ रहे हैं। उनको उनके सांस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है दवाइयां बराबर लेने के कारण। बहुत सारे लोगों की दवाइयां बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, कुछ लोगों को स्टीरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, कुछ लोग ICU में भी एडमिट हो रहे हैं। ना सिर्फ वो लोग जिनको अस्थमा COPD है, नॉर्मल लोगों की भी खांसी लंबी लंबी चल रही है और वो भी इस खांसी की समस्या से परेशान होकर हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं और इन लोगों को भी इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। तो समस्या काफी गंभीर है और हमें काफी ये समस्या फेस करनी पड़ रही है। नॉर्मल लोग और भी कुछ कंप्लेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि आंखों में जलन होना, नाक में जलन होना, गले में खराश होना और हेडेक्स होना, सुबह उठा नहीं जाना, ब्रेन फॉग या फिर दिमाग चलना कम होना और वर्क पे कंसंट्रेट करना मुश्किल होना। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरे पेशेंट अबाउट 50% से इंक्रीज हो गए हैं। मतलब अस्थमा के पेशेंट लेट से अगर पहले 2-3 आते थे दिन में, तो अब वो 6 आने लगे हैं। और सेम इमरजेंसी में भी फुटफॉल बढ़ा है। मतलब इमरजेंसी में जो पेशेंट दिन में OPD में नहीं दिखा पा रहे हैं, जिनका सडनली रात में ज्यादा सांस फूल रहा है, वो इमरजेंसी में भी आ रहे हैं। कल रात को भी एक ऐसी पेशेंट एडमिट हुई है जो काफी स्टेबल चल रही थी काफी 2-3 महीने से, और रात को 3 बजे उन्हें अचानक से सांस की दिक्कत बढ़ गई और वो उनको इमरजेंसी में आना पड़ा। तो पेशेंट्स का नंबर काफी बढ़ गया है। कुलगांव में आतंकियों पर सुरक्षा बल का करारा वार। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा रोड़ा सामने आया। सूत्रों के मुताबिक खुदाई के लिए लाई गई अमेरिकी मशीन खराब है। ऐसे में अब सुरंग में ऊपर से ड्रिलिंग के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। वैसे पुलिस प्रशासन का दावा है कि अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उन्हें समय समय पर पानी, ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी चीजें भेजी जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने डीप फेक वीडियो के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई और कहा कि उनका भी एक गरबा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जबकि हकीकत में उन्होंने स्कूल समय के बाद कभी गरबा नहीं खेला। दरअसल दिल्ली में बीजेपी ने दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया। इसी मौके पर पत्रकारों से मुलाकात के बाद उन्होंने ये बात कही। साथ ही पीएम ने सोशल मीडिया पर चलने वाली ऐसी गलत जानकारियों के खिलाफ एक जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर भी जोर दिया। मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था गरबे, बाद में कभी मौका नहीं मिला। अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है, उसने बना के रख दिया है, लेकिन एक चिंता का विषय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान नए बॉडीगार्ड स्टैंडर्ड और रेजिमेंटल स्टैंडर्ड पेश किए। साथ ही प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड स्टैंडर्ड्स को नया रूप दिया। इस दौरान उन्होंने रेजिमेंट के 250 साल पूरे होने पर सभी अधिकारियों और सैनिकों को बधाई दी। इसके अलावा राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट सैन्य परंपराओं के लिए प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की तारीफ की और उम्मीद जताई कि वो आगे भी रेजिमेंट के मानकों पर इसी तरह खरा उतरेंगे। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है, जिसे 1773 में गवर्नर जनरल के अंगरक्षक के तौर पर अस्तित्व में लाया गया था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। इनके पास से AK-47 राइफल्स, 2 पिस्टल और ग्रेनेड समेत कई चीजें बरामद हुई। यूपी के हरदोई में एक मां ने अपने बेटे के सड़क हादसे से जुड़े मुकदमे को 14 साल बाद जीत लिया। इस दौरान 100 से ज्यादा तारीख पड़ी, लेकिन महिला ने हार नहीं मानी। आखिर में डीएम ने बीमा कंपनी को यह निर्देश दिया कि वो 6% ब्याज समेत पूरे मुआवजे का भुगतान करे। इस तरह बीमा कंपनी को 4 लाख से ज्यादा की रकम बतौर मुआवजा देनी होगी। डीएम ने इस केस में बतौर श्रमिक क्षतिपूर्ति आयुक्त सुनवाई की। दिल्ली से लेकर बिहार तक नहाई खाई की परंपरा के साथ छठ पर्व की शुरुआत हो गई। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर श्रद्धालु घाटों और नदियों के किनारे पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। वहीं इस बीच कुछ जगहों पर छोटे छोटे तालाब भी बनाए गए हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। वोटिंग के बीच नेताओं की बयानबाजी से चुनाव में पाकिस्तान और आतंकवाद की भी एंट्री हो गई। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी के जीतने पर पाकिस्तान में जश्न होगा। तो वहीं कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने पलटवार करते हुए नरोत्तम मिश्रा को आतंकवादी बता डाला। दिग्विजय सिंह ने भी चुनाव आयोग से नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के पर्व विधानसभा चुनाव में लोगों ने जमकर वोटिंग में हिस्सा लिया। यहां सरकार और विपक्ष की साइड वाली बेंचों पर कौन बैठेगा, इसका फैसला भी जाहिर है इन्हीं वोटरों के जरिए होगा। नेता भी इस पर्व में अपनी आहुति देने आए और जैसा हमेशा होता है, वोट देने के बाद राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने जुबानी तीर भी चलाए। एक ऐसा ही जुबानी तीर चलाया दतिया में अपना वोट डालने आए एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। वो कह गए कि अगर कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान में जश्न मनेगा। देखिए, कमल का बटन दबाइए, इसकी खुशियां हिंदुस्तान में मनती हैं। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। दतिया से बीजेपी उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा का ये कहना कि पीएम मोदी से पाकिस्तानी आतंकी डरते हैं और पीएम मोदी की जीत सुरक्षा सुनिश्चित करती है, साफ है। नरोत्तम मिश्रा का ये बयान राज्य में पीएम मोदी की छवि को भुनाने की कोशिश है और कहीं न कहीं ये बयान 2024 के लोकसभा चुनावों में भी असर दिखा सकता है। कांग्रेस भला इस बार पर कब चुप रहने वाली थी? पलटवार आया दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती की जुबान से। उन्होंने कह दिया, नरोत्तम मिश्रा ही दतिया के सबसे बड़े आतंकी हैं। आज की तारीख में तो सबसे बड़े आतंकवादी वही हैं जो अपने आतंकवाद को फैलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। एमपी चुनाव में 2 बड़े दल आमने सामने हैं, सुवार पलटवार तो जायज है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री करके और मोदी की छवि को भुनाकर राज्य में लोगों को स्थानीय मुद्दे से राष्ट्रीय मुद्दे की ओर शिफ्ट करने की कोशिश की है।
साथ ही ये उनकी अपनी एंटी इनकम्बेंसी पर पर्देदारी की भी कोशिश है। जाहिर है प्रचार से लेकर अब तक हुए वार पलटवार में वोटर साइलेंट रहे हैं और उन्होंने कुछ जाहिर नहीं किया, लेकिन अब 3 दिसंबर को वोटरों का फैसला सबकी किस्मत तय कर देगा। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होंगी और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होगा। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 188 अंक फिसलकर 65,795 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 33 अंक लुढ़का, ये 19,732 पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स 343 अंक फिसलकर 65,640 पर पहुंच गया था। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव चढ़े, चांदी भी चमकी। इसके साथ ही दिल्ली में सोना 540 रुपए महंगा हुआ, यानी अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 61,750 रुपए हुई। वहीं चांदी की कीमत भी 1,200 रुपए चढ़ी। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी 76,500 रुपए में मिलेगी। कार निर्माता कंपनी निसान मोटर की मैग्नाइट इजी शिफ्ट कार 1 दिसंबर से महंगी हो जाएगी। ये कार इंट्रोडक्टरी प्राइस में इसी महीने तक उपलब्ध है। कंपनी के मुताबिक इसकी लॉन्चिंग प्राइस ऑफर 30 नवंबर तक रहेगा। ये कार भारतीय बाजारों में 4 वेरिएंट में उपलब्ध है। कंपनी ने एटीएम यानी अफोर्डेबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम से लैस इस एसयूवी को पिछले महीने करीब 6.5 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। इस कार को 11,000 रुपए की टोकन मनी देकर बुक किया जा सकता है। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले के लिए धड़कनें सबकी बढ़ी हुई है। टीम इंडिया की जीत तय सब मान रहे हैं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और फिर मुकाबले के लिए सामने टीम भी मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 बार वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुकी है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में लगातार 10 मैच जीतकर टीम इंडिया ने अपनी मजबूत दावेदारी ठोकी है। वैसे कहा जा रहा है कि इस बड़े मुकाबले के लिए पीएम मोदी भी अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। वहीं इस ऐतिहासिक मुकाबले के लिए बीसीसीआई के अलावा वायुसेना ने भी खास तैयारी की है। क्रिकेट के महामुकाबले के लिए तैयार है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाले अहमदाबाद के इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच, जिसे देखने के लिए लाखों की तादाद में क्रिकेट के दीवाने पहुंचेंगे और पहुंचेंगे करीब 100 से ज्यादा सेलिब्रिटी। खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की भी है और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री के आने की भी चर्चा है, यानी फाइनल को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। बड़ी बड़ी हस्तियां इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने पहुंचेंगी, लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता हैं। करीब 4500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को चाक चौबंद व्यवस्था में लगाया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाकायदा बैठक करके खुद सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। विश्व कप में भारत की जीत की संभावना मजबूत है। ऐसे में मैच को यादगार बनाने के लिए फाइनल मैच से पहले और ब्रेक के दौरान एयर शो का आयोजन होगा, जिसे वायुसेना की सूर्य किरण टीम करेगी। इसका रिहर्सल भी हो रहा है। इसके अलावा लोक गायक आदित्य गढ़वी और प्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम भी अपने गीतों से दर्शकों को एंटरटेन करेंगे। वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पहले ही अहमदाबाद पहुंच चुकी है। देश दुनिया के कोने कोने से क्रिकेट के दीवाने भी अहमदाबाद का रुख कर रहे हैं। हालात ये है कि यहाँ होटलों में जगह नहीं है, जगह है तो महंगी बहुत हो गई है। हवाई किराया भी महंगा हो गया है। मुंबई और दिल्ली से अहमदाबाद आने वाले फ्लाइट का किराया 30,000 पार कर गया है, तो वहीं होटलों के किराए 10,000 से 2 लाख रुपए तक हो गए हैं। रेट्स 5 स्टार के 50,000 से लेके 1.25 लाख रुपए तक हो गए हैं और 1 स्टार 2,000 के 5,000 to 20,000 रूम के रेट हो गए। रूम्स मिल नहीं रहे क्योंकि जो कि यहाँ के गुजरात की जो अहमदाबाद की कैपेसिटी है वो 5 से 6 हजार रूम्स 5 स्टार से 3 स्टार होटल्स में है। और अब लोग उसकी जगह से आज अहमदाबाद कुछ आसपास जाके नडियाद है, आनंद है, बड़ौदा है, कलोल है, महसाना है, वहाँ रूम बुक करा रहे हैं। मैच के लिए टिकट भी फुल है, फिजिकल टिकट भी नहीं मिल रहा। ऐसे में शहर के सभी बड़े क्लबों में अपने मेंबर्स के लिए खास व्यवस्था की गई है, जिसमें डीजे और खाना भी होगा और सब मिलकर भारतीय टीम को चीयर करेंगे।
क्रिकेट के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों में भी इस मैच को लेकर उत्साह चरम पर है। दुनिया भर के खिलाड़ियों ने दोनों टीमों की हौसला अफजाई की है, तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और कमेंटेटर रवि शास्त्री वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। Over excitable just because it's a final. Just you know what your roles are, and the good thing is, this team doesn't depend on one or two players. There have been 8 or 9 players performing game after game, so that's a brilliant sign. सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है, मुकाबला कांटे का है, लेकिन अब तक अजेय भारतीय टीम भी आत्मविश्वास से भरी है। ब्रजेश जोशी, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली एनसीआर में छठ मनाने के दौरान आ रही मुश्किलों की। दिल्ली एनसीआर की दोनों बड़ी नदियां यमुना और हिंडन प्रदूषित होने के कारण छठ मनाने के लिए लोगों को आर्टिफिशियल तालाब बनाने पड़ रहे हैं, जिसमें डुबकी लगाकर सूरज को अर्घ्य दिया जा सके। लेकिन कुछ लोगों के पास ये साधन भी ना होने के कारण वो इन प्रदूषित नदियों में ही अपनी पूजा कर रहे हैं। नाला बन चुकी नदियों में डुबकी लगाने को मजबूर हैं। वहीं दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली में 1000 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं, ताकि लोग बिना किसी दिक्कत के अपने घर के पास ही छठ का त्योहार मना सके। आज से शुरू हुआ छठ का त्योहार 4 दिनों तक चलेगा। छठ की तैयारियों को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कितनी मुश्किलें होती हैं छठ के पर्व में। जब छठ का पर्व आता है, अहम दिन होता है, अर्घ का दिन होता है, पहले दिन से शुरुआत हो जाती है। अगर कोई आसपास नदी हो तो उसमें डुबकी लगा के शुरुआत करते हैं और आखिरी के 2 दिनों में उगते और डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। लेकिन राजधानी दिल्ली या एनसीआर की हम बात करें तो वहां पे नदी इतनी प्रदूषित है कि अगर आप उसमें डुबकी लगाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए लोग आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाते हैं, सरकार भी बना रही है। लेकिन क्या नदियां साफ नहीं होनी चाहिए? मैम, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो हमारी जो यमुना नदी और हिंडन नदी है वो एक आज के टाइम में गंदा नाला बन गई है। सरकार ने लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए खर्च करे, लेकिन कोई जस की तस है, ना हिंडन नदी साफ हो पाई है, ना यमुना साफ हो पाई है। अब इसलिए अब यहाँ पे जो छठ का महोत्सव होता है तो अपना एक पौंड बना के हमारे काम करते हैं, पानी साफ पानी भरते हैं, यहीं पे अर्घ दिया जाता है। अब सभी लोगों का कंट्रीब्यूट होता है, नोएडा अथॉरिटी का भी कंट्रीब्यूट है और सब मिलके यहाँ पर्व मनाया जाता है। नदी के किनारे भी व्यवस्था करनी पड़ती है। जो सिसोता बनता है, जो ईंट का सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बनाया गया है, तो वैसा वहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। लेकिन सफाई नहीं होने के कारण सारी समस्या है। अब वहाँ सफाई नहीं रहेगी तो कहाँ बनाएंगे, कैसे करेंगे छठ पूजा? तो यहाँ पे एक पवित्र हो जाता है कि गंगा जल यहाँ पे सप्लाई का साफ पानी भर जाता है, साफ सफाई की व्यवस्था रखी जाती है विशेष, जिससे कि जो व्रती 36 घंटा रह के निर्जल व्रत कर रहे हैं उनके मन में कोई ऐसी गंदगी देख के ऐसी बात ना हो, इसलिए ये सारी ऐसी व्यवस्था की जाती है यहीं पे दूर की, भाई चलो तालाब बना के यहीं आदमी पूजा कर ले। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, त्योहार जो है वो नदी का है, प्रकृति की उपासना का त्योहार है, और ऐसे में प्रकृति से ही दूर रहना पड़ता है। नहीं मैडम, नदी का है, अवश्य है, परंतु आपको पता है कि हर जगह नदी उपलब्ध नहीं है, हर गांव में हर जगह नहीं है, तो इसमें जलाशय में भी यहाँ अर्घ दिया जाता है, दिया जाता है सर। लेकिन दिल्ली एनसीआर में 2 नदियां हैं, 2 बहुत बड़ी बड़ी नदियां। तो बड़ी बड़ी नदियां का तो अभी बताया सर ने कि वो क्या गंदा नाला से भी बदतर हो चुका है। वहाँ इतनी सुविधा नहीं है और ना ही इतना जगह बचता है, उसका एक घाट भी नहीं वहाँ है, और गंदा तो है ही, और जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वहाँ लोग नहीं जा सकते उतने, और उतना अफोर्ड नहीं कर सकता वो जगह। नदी में फिर भी नहीं जा सकते। एक्चुअली हम लोग का एक अलग सोसाइटी, यहाँ पे हम लोग को नदी दूर भी पड़ता है, वैसे नदी गंदगी भी है, यमुना गंदा है, वहाँ हम लोग को ज्यादा अवार्ड नहीं मिलता कि यहाँ जो सुविधा हम लोग बनाते हैं अपने आप, यहाँ तालाब बनाते हैं, इसमें पानी हम लोग साफ सुथरा डालते हैं, और अर्घ देने के लिए हम लोग को साफ सुथरा पानी की जरूरत पड़ता है, ताकि हम लोग गंदे पानी में नहीं जा सकते हैं। यमुना नदी जो भी आपका हिंडन नदी है वो गंदगी से भरा पड़ा है। हम लोग जाते भी है तो मजबूरी में जाते हैं वहाँ पे, जिसके पास कोई जुगाड़ नहीं हो सकता वो जाते हैं। बाकी वो गंदगी का मतलब कि वो नाला बना हुआ है, वहाँ पे अर्घ देने लायक वो जगह है ही नहीं। YouTube का नया फीचर आ चुका है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए सीधे चलें डिजिटल करें।
ताज नगरी आगरा में पर्यटकों के लिए खास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। इसमें सभी विभागों से जुड़ी जानकारियां एक ही जगह पर मिल सकेंगी। इस ऐप का नाम मेरा आगरा रखा गया है। इसकी शुरुआत आगरा डिवीजन की कमिश्नर रितु माहेश्वरी ने की। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का समय और मोबाइल का स्पेस भी बच सकेगा। साथ ही इस ऐप का मकसद आगरा पहुंचने वाले पर्यटकों को खास सुविधा देना भी है। इस ऐप में सभी स्मारकों की टिकट बुकिंग और पर्यटक स्थलों की जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा इमरजेंसी और दूसरी सेवाओं के लिए भी ये वन विंडो का काम करेगी। अमेरिकी कंपनी IBM ने जंग के बीच एक बड़ा कदम उठाया। खबर है कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से अपने विज्ञापन हटा लिए। दावा है कि एक नाजी समर्थक पोस्ट के पास उसका विज्ञापन दिखा था। ऐसे में उसने ये फैसला लिया। IBM के मुताबिक उसकी नीति के तहत हेट स्पीच और घृणा के लिए कोई जगह नहीं है। अमेरिका में YouTube ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए गाना बनाने से जुड़ा एक टूल पेश किया। इसमें पॉप स्टार की आवाज का भी इस्तेमाल हो सकेगा। खबर है कि जॉन लीजेंड समेत 9 सितारों ने इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी। वहीं इसके बाद YouTube ने कई क्रिएटर्स को भी ऐसे वीडियो बनाने का एक्सेस दे दिया। यानी ये क्रिएटर्स अब मशहूर लोगों की आवाज में AI से गाने बना सकेंगे। शनिवार को विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद फिर भगवान बद्री विशाल की डोली शीतकालीन प्रवास पर जोशीमठ जाएगी, जहां बद्री विशाल शीतकाल तक विराजमान रहेंगे। देखिए बद्रीनाथ धाम की ये खास रौनक। चारधाम की यात्रा करने वाले निकले श्रद्धालुओं के लिए साल 2023 का ये आखिरी दिन है जब वो बद्री विशाल के दर्शन कर खुद को धन्य करेंगे। 18 तारीख को विधिवत पूजा अर्चना के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं। भगवान बद्री विशाल शीतकालीन प्रवास के दौरान विश्राम करेंगे। यही वजह है कि अब चंद महीनों के लिए बद्रीनाथ धाम में सन्नाटा होगा। लेकिन सन्नाटे से पहले बद्री विशाल के दरबार में लगी श्रद्धालुओं की ये भीड़ काफी कुछ बयां कर दे रही है। ये भीड़ इस यात्रा की ऐतिहासिकता को बताने के लिए काफी है। इस बार की यात्रा में उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है और बीते कई बरस के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2022 में जहां 17,60,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं इस साल पिछले साल की तुलना में 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। ये बद्रीनाथ धाम पहुंचने वालों का नया रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष 17 लाख के लगभग यात्रियों ने दर्शन किए थे और इस वर्ष 18 लाख हमारी यात्री संख्या पहुंच चुकी है, जो कि एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है। और हमारी जो यात्रा व्यवस्थाएं हैं और जो मंदिर की व्यवस्थाएं हैं, उन सभी में हम चाहते हैं कि अगले वर्ष और अधिक यात्री संख्या बढ़े। इस सीजन की यात्रा का आज आखिरी दिन है। इसके बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट 18 नवंबर को 3:33 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने की सभी तैयारियां प्रशासन और बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा पूरी की जा चुकी हैं। कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरअसल गुरुवार को तीसरे दिन खड़क पुस्तकों से बद्रीनाथ धाम में मंत्रोच्चारण बंद कर दिया जाता है। वहीं आज 17 नवंबर से भगवान बद्री विशाल के भव्य मंदिर को सजाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके बाद शनिवार को कपाट बंद कर दिए जाएंगे। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। म्यांमार की सेना के सैनिक भागकर पहुंचे हैं भारत। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी ने कहा कि इंग्लैंड से उसके भारत प्रत्यर्पण में बरसों लग सकते हैं। ये बात नीरव ने लंदन की एक अदालत में सुनवाई के दौरान कही। उसने कहा कि प्रत्यर्पण से जुड़े कुछ केसों की सुनवाई अदालत में चल रही है और जब तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते तब तक प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। नीरव के मुताबिक इसकी बहुत संभावना है कि वो लंबे समय तक इंग्लैंड में रहेगा। हो सकता है कि 3 महीने, 6 महीने, हो सकता है सालों लग जाए। पड़ोसी देश म्यांमार की सेना के कुछ और सैनिक भागकर भारत पहुंच गए और उन्हें मिजोरम में शरण ली। असल में पिछले 3 हफ्तों से म्यांमार की सेना और विरोधी गुट पीडीएफ के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। ऐसे में पीडीएफ लगातार सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इससे पहले म्यांमार के कई नागरिक भी भारतीय सीमा में घुस आए थे।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की वकील शकुंतला भाया को अहम जिम्मा सौंपा। उन्हें काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ्रेंस में बतौर सदस्य शामिल किया गया। शकुंतला भाया अमेरिकी राजनीति में सक्रिय हैं और उनकी एक लॉ फर्म भी है। वो बॉस्टन के नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से ग्रेजुएट हैं और अभी डेलावेयर डेमोक्रेटिक पार्टी की कार्यकारी समिति के सदस्य हैं। काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ्रेंस में बतौर सदस्य उनका काम अब कानूनी राय देना होगा। पाकिस्तान में रावलपिंडी की जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान से आईएमएफ और यूरोपीय यूनियन के अधिकारी मुलाकात करते हैं। ये बात इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही ने कही। उन्होंने बताया कि इमरान कितने बड़े नेता हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी संस्थाओं के अधिकारी भी अक्सर उनसे जेल में मुलाकात करने आते हैं। वहीं इस बीच उन्होंने दावा किया कि ये चुनाव भी उनकी पार्टी ही जीतेगी। अमेरिका ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह बताने को लेकर सफाई दी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान का बचाव किया और कहा कि ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। बाइडेन हमेशा खुलकर बात करते हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक सवाल के जवाब में जिनपिंग के लिए फिर तानाशाह शब्द का इस्तेमाल किया था और उसका मतलब भी विस्तार से समझाया। इसी के बाद चीन ने बाइडेन के इस बयान को गैर जिम्मेदार राजनीतिक करार दिया था। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।